नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो गुरु पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान करके मोदी सरकार ने सोचा होगा कि अब यूपी चुनाव की बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। किसान अपने घर लौट जाएंगे और चुनाव तक जनता के दिमाग से आंदोलन की यादें फीकी पड़ जाएंगी। लेकिन मोदी जी को शायद याद होगा जिगर मुरादाबादी का वो शेर, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी तर्ज पर जिगर मुरादाबादी साहब से माफी मांगते हुए मोदी जी के लिए कह सकते हैं कि ये चुनाव नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, चुनौतियों का बहता दरिया है और डूब के जाना है। तो खैर, यूपी चुनावों के मद्देनजर मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आंदोलनकारी किसान तो कानून वापसी के बाद भी घर नहीं लौटे, बल्कि अब उन्होंने बाकायदा एक मांग पत्र सरकार को भेज दिया है जिसमें 6 मांगे हैं। आज लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में भी किसानों ने संघर्ष के अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अभी किसानों की चुनौती से बीजेपी को निपटना बाकी है कि इस बीच बाराबंकी में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ओवैसी साहब ने कहा है कि अगर भाजपा सरकार एनपीआर और एनआरसी कानून बनाएगी तो हम यहीं पर शाहीन बाग बना देंगे। यानी जहां से वो बोल रहे थे वो बाराबंकी जगह है, वहां से ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी से कृषि कानून रद्द किए जाने की तरह ही सीएए को भी रद्द करने की, वापस लेने की मांग की है। यूपी चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने एक बार तो यू टर्न ले लिया, लेकिन कितने बार वो अपने कदम पीछे खींच सकते हैं, ये बड़ा धर्म संकट बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। तो किस तरह मोदी सरकार के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की टोली मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे फिर आपसे रूबरू होंगे बहुत सारी बातों के साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गजाली साहब, आपको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और जैसा कहता हूं हमेशा कि ये 2 वे कार्यक्रम है, यहां पर आप भी अपने विचारों को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स के जरिए रख सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि बात जो है वो मुद्दों से रिलेटेड हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बातें हम ज्यादा और विस्तार से कर पाएंगे। लेकिन सवाल यही कि और क्या और बढ़ेंगी, अभी और बढ़ेंगी मोदी सरकार की मुश्किलें, इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के खात्मे की बात करके, किसान आंदोलन खत्म हो या ना हो लेकिन तीनों कृषि कानून रद्द होंगे, इसकी बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को, इसी महीने के 19 तारीख को, 19 नवंबर को ये सोचा था कि अब सब कुछ नरम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मामला नरम नहीं, अब गर्म हो रहा है। डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ नहीं रही है, जबकि किसानों का कहना है कि ये जो बात आपने की है ये तो वही कानून है जो आप लेकर आए, आप चोरी छिपे लेकर आए, अब ऐलान करके वापस कर रहे हैं। पहले इसको वापस कर लीजिए, इसके साथ साथ हमारी कुछ और मांगे हैं उसको भी आप मान लीजिए, फिर हम वापस चले जाएंगे। तो एक बात ये कि मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, कम नहीं हुई हैं, बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ अब डिमांड ये बढ़ रही है कि सीएए को भी वापस आप लीजिए। 370 की बात भी महबूबा मुफ्ती कह चुकी हैं कि उसे भी वापस लीजिए। तो ये कितनी भारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी थे, आज भी हैं उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी से उन्होंने ऐलान किया, वहां से कुछ बातें अपनी रखी, उसे भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि आज किसानों का महापंचायत, और किसानों की ये महापंचायत है वो लगी हुई थी लखनऊ में, और 22 तारीख आज है, और बिल्कुल पहले से प्रीप्लान्ड वे में जो कुछ होना था वो हो रहा है। 22, 26, 27 तमाम बातें जिस प्रकार किसानों की आई हैं सामने, सब कुछ आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले चलेंगे असदुद्दीन ओवैसी को सुनेंगे, क्योंकि बात किसानों की भी होगी, बात समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की भी करेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की आज का जन्मदिन है। और आज के दिन मुलायम सिंह यादव के सामने चाचा और भतीजा यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों एक दूसरे के
साथ एक अपनी पार्टी को मर्ज करने वाले थे या गठबंधन करने वाले थे, एक दूसरे का समर्थन करने वाले थे, लेकिन ये नहीं हुआ। इस पर भी चर्चा समय मिली तो करेंगे, लेकिन प्रमुख बात यही कि किसानों का आंदोलन क्या खत्म होगा, और किसानों के आंदोलन को खत्म कराते कराते क्या बीजेपी इतनी फंस जाएगी कि सीए, एनआरपी, एनपीआर और ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे भी सामने आ जाएंगे और चुनाव में और परेशानियों से घिर जाएगी बीजेपी। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं सीए के बारे में, और क्यों कह रहे हैं कि आप इसे वापस लीजिए। अपनी बातों को बहुत ही अपने अंदाज में कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी सुनाई दे रहे हैं बाराबंकी से। आइए सुनते हैं। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया, और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए, और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की, और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए, तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो NPR NRC होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी NPR NRC तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना, जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए, NPR NRC के रूल बनेंगे, और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। तो ये सुन रहे थे आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को, AIMIM के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। CAA की बात कर रहे हैं, NPR की बात कर रहे हैं, और NRC की बात कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। शाहीन बाग का आंदोलन आपको याद होगा, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका था, लेकिन उसकी परिणति बहुत अलग ढंग से हुई। उसका परिणाम तो कुछ नहीं निकला, लेकिन इतना तो जरूर था कि पूरे देश में इस आंदोलन ने एक अलग तरह की अलख जगा दी थी, और उसकी चर्चा देश दुनिया तक होती रही। उसके बाद दिल्ली दंगा हो गया, और साथ साथ
कोरोना की महामारी, सब कुछ अस्त व्यस्त और ध्वस्त हो गया। लेकिन इसके बाद अब किसानों के आंदोलन के खात्मे की बात, आवाज जब से उठी है, तब से कुछ बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और एक आवाज ये भी आ रही है कि आप इसे भी रद्द कीजिए, इस कानून को, नागरिकता संशोधन कानून को भी खत्म कीजिए, ये बात आ रही है। प्रशांत टंडन जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। दो बातें यहां सामने आ रही हैं प्रशांत जी। एक तो देख रहे हैं हम, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। दूसरी बात, किसानों का आंदोलन, किसानों ने साफ कह दिया है कि हम ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। किसानों के आंदोलन के बीच ये दोहरी मार आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में मोदी सरकार पर जब ऐसी आवाजें भी उठेंगी और इनके अंदर खाने में ही, बीजेपी के अंदर खाने में ही ये चर्चा आम है कि आने वाले समय में आपने तो ये मांग मान ली या ये ऐलान कर दिया कि हम ये कानून रद्द कर देंगे, कुछ लोगों को हमारी तपस्या पसंद नहीं आई, लेकिन आने वाले समय में ये भी तो कह सकते हैं कि हमारी दूसरी तपस्याएं जो थी वो भी पसंद नहीं आई और वो भी हमने रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कहेंगे? सरकार कहां, यहां पर कहां सरकार है और कहां डिमांड करने वाले लोग हैं? जी, पहले तो ओवैसी साहब जो जिनकी स्पीच आपने सुनाई, उन पे मैं दो बातें कह दूं, फिर आपका किसानों वाले मुद्दे पर आते हैं हम। देखिए, ओवैसी साहब की बात में से कोई गुरेज नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं बहुत वाजिब बात कह रहे हैं कि सीए एनआरसी या सीए जो कानून है, संविधान संशोधन है, वो गैर संवैधानिक है, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। वो बात उनकी अपनी जगह ठीक है, वो कानून गलत है, उसको वापस होना चाहिए। लेकिन अब किस इंटेंट से बात कही जा रही है और कहाँ कही जा रही है और कहाँ नहीं कही जा रही है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वहाँ बाराबंकी में शाहीन बाग बना देंगे। ओवैसी साहब की राजनीति का केंद्र हैदराबाद है, तेलंगाना है, और तेलंगाना में जो सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ सीएनआरसी के विरोध में, जिसमें 1 मिलियन 10 लाख लोग शामिल हुए, उसको 20 संगठनों ने मिलकर निकाला था। दलित और मुस्लिम संगठनों ने 40 संगठनों ने, सॉरी 20 नहीं 40 संगठनों ने मिलकर निकाला था। उन 40 संगठनों में ओवैसी साहब की पार्टी शामिल नहीं थी। तो वहां तो ये शामिल नहीं होते। टीआरएस से इनका कभी अलायंस होता है, कभी नहीं होता, लेकिन उनसे दोस्ती है इनकी। उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट एक अपने मन से निकालने की दरख्वास्त दी पुलिस को, वो दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हैदराबाद में ओवैसी साहब की दरखास्त रिजेक्ट हो जाती है, फिर ये प्रदर्शन नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है उसमें ये शामिल नहीं होते, और बाराबंकी में आकर चुनाव के ठीक पहले ये सीएनआरसी का मामला उठा रहे हैं। तो इसका जो इंटेंट है वो केवल वही है कि जहां बीजेपी फंसी हुई है उस बीजेपी को वहां से निकालने में, यानी जो किसानों का आंदोलन है या दूसरी और मुद्दे हैं, उन आंदोलन की जगह वो जो बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान जो है वो शिव मुद्दा आ जाए, उस मुद्दे को लाने के लिए या मदद करने के लिए वहां पहुंचे हैं। जहां तक किसानों की बात है, देखिए, किसान प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि भारत का प्रधानमंत्री टीवी पे आकर, टेलीविजन पे राष्ट्र के नाम संदेश देकर कोई बात कह रहा है और उसकी बात इस देश के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये मेरे जीवन काल में पहली बार हो रहा है, और मैंने पीछे कभी पढ़ा भी नहीं ऐसा। मतलब एक वक्त ऐसा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जो है वो निकल गए थे और उनको लोगों ने अपने जेवर दे दिए थे, और युद्ध के बाद प्रधानमंत्रियों की शख्सियत तो ऐसी रही है। लेकिन एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी, बिल्कुल जी। तो मैं ये कह रहा था, फोन बज रहा था, सॉरी। तो ये मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पे बड़ा गंभीर एक सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पे, कि उनकी बात को लोग मान नहीं रहे और कह रहे हैं कि संसद में जब पास होगा तब मानेंगे। दूसरी बात यह कि
किसानों ने अपना गोल पोस्ट भी बदला है। किसानों ने जो पीडीएस की एमएसपी की गारंटी का कानून था, ये उनकी नई डिमांड आई है जिसपे वो फोर्स अप करने लगे हैं। पहले तो वो 3 कानून को वापस लेने की बात कर रहे थे, तो वो गोल पोस्ट चेंज किया है, एक बात। दूसरी बात कि किसानों के आंदोलन का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है। महापंचायत उन्होंने लखनऊ में जाके की है, इसका बहुत साफ संकेत उन्होंने दिया है कि बीजेपी को इलेक्शन में सबक सिखाएंगे। जो उन्होंने किया है उनके साथ, उनके किसानों को बदनाम किया है, आतंकवादी कहा है, जेलों में डाला है, 600 से ऊपर किसान मरे हैं इस आंदोलन में, और सड़कों पे किसान को 1 साल से रखा है। तो किसान ने तय किया है कि उनको राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी में महापंचायत की है। उसका इम्पैक्ट अब ये होगा कि ये किसान आंदोलन सेंट्रल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और तेजी से बढ़ेगा। मेरी ये उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थितियां मैं अभी देख रहा हूं, ये स्टेलमेट अभी चलेगा, ये आगे बढ़ेगा, चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गजाली साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पैरेलली दो चीजें चल रही हैं। एक ओवैसी साहब का जो बयान है वो, और उन्होंने खुल करके और खासकर सीएए को लेकर के शाहीन बाग आंदोलन का जिक्र करते हुए बाराबंकी में अगर जरूरत पड़ी तो यहीं शाहीन बाग बना देंगे। अभी आपने सुना भी उनका बयान जो है, काफी चर्चा में है ये बयान, और इससे भी सख्ते में है बीजेपी। लेकिन चुनाव का वक्त है, जैसे हमारे साथी बता भी रहे हैं प्रशांत टंडन जी, कि जब 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं सीएए के खिलाफ हैदराबाद में, तो आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर इनकी जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, ये इनका नुमाइंदा एक भी बंदा वहां नहीं हाजिर हो पाता है, नहीं होता है। तो क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा और अन्य पार्टियों, या छोड़ दें किसी पार्टी की मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? मतलब घोर यहां राजनीति हम देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की, या यहां पर कुछ और जो कहें कि एक जनता को मदद पहुंचाने, सीएए और एनआरसी से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए ये बात कह रहे हैं? और दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी इन्होंने काफी कटाक्ष किया है। आपके वक्तव्य के बाद उनके अगले बयान को सुनाऊंगा, लेकिन आपका बयान, आपका वक्तव्य चाहूंगा दो। पहला, ओवैसी साहब के इस पूरे वक्तव्य को आप किस रूप में देखते हैं? दूसरा, किसानों का आंदोलन जो है अब उसमें फैलाव देख रहे हैं, जिसमें कि सिकुड़ाव होना चाहिए था, नहीं सिकुड़ना चाहिए था, खात्मे की तरफ जाना चाहिए था। वो आंदोलन जो है अब वो फैल रहा है। वो भी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, मैंने भी नहीं देखा अपनी लाइफ में कि प्रधानमंत्री आकर के अपील करें और उसके बाद उनकी बात न सुनते हुए किसान कहें कि अभी तो हमारी और भी मांगे हैं। हालांकि ये 3 मांगे जो थी, तीनों कृषि कानून को खत्म कराना, उनकी 3 मांगे थी प्रशांत जी, थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहूंगा। दूसरी मांग एमएसपी की इनकी शुरुआत से रही है, और तीसरी मांग बिजली बिल को लेकर के है, पराली और बिजली बिल दोनों मिलाकर के। तो ये 3 मांग लगातार इनकी रही है, लेकिन एमएसपी के लिए कानून बने, ये मांग उनकी रही है। और अब इस पर ज्यादा इनकी मांग में कह रहे हैं कि भाई आपने जो कानून बनाया है उस कानून को आपने वापस लेने की बात कर दी, हमारा आपका इसमें कोई हिसाब किताब की बात नहीं है। बात यहां हिसाब किताब की है एमएसपी की। क्या कहेंगे ओवरऑल? एक तरफ ओवैसी साहब और दूसरी तरफ राकेश टिकैत सहित तमाम जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं जो आंदोलनरत हैं, और अब लखनऊ पहुंच करके अवध से पूर्वांचल की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। जी, पहले मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में चंद बातें और उसके बाद में किसान आंदोलन के बारे में। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जब शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था, तब वो या उनकी पार्टी का कोई भी आदमी उस आंदोलन में कहीं भी नजर नहीं आया। जैसे प्रशांत जी ने कहा कि हैदराबाद में वो शरीक नहीं हुए, मैं ओरिजिनल जगह की भी बात कर रहा हूं कि वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भी नहीं आए और ना किसी तरह का उनका उस आंदोलन में सहयोग था। जहां तक मैं ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूं और उनको देख रहा हूं,
वो वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी की ग्राउंड है, यानी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की तरफ उनकी पूरी तवज्जो है। तुम हिंदू हिंदू करो, मैं मुसलमान मुसलमान करूं और हम दोनों का फायदा हो जाए। ये हालात जो है ये देश में कभी भी नहीं थे, और जब ये हालात हुए उस वक्त देश बढ़ गया। और ये भी याद रखना चाहिए कि देश बढ़ने से पहले जिन लोगों की हुकूमत बनी, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, उसमें एक तरफ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और उस वक्त हिंदू महासभा होती थी, वो मिलकर के गवर्नमेंट बनाए थे। जबकि मुस्लिम लीग मुसलमान मुसलमान करती थी और हिंदू महासभा हिंदू हिंदू करती थी। तो वही नक्शा मैं देखता हूं, वही ग्राउंड पॉलिटिक्स की मैं देखता हूं ओवैसी साहब के यहाँ, जो न देश हित में है, न उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में है और न आम आदमी के हित में है। तो ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स अपनी पार्टी ले जाने की होगी, अपने आप को जगह दिलाने की होगी, अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की होगी, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उनको बुनियादी मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह की बातें जो वो कर रहे हैं। जहां तक सवाल सीए और एनआरसी का है, उसके बारे में प्रशांत जी बहुत डिटेल में बता चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कानून कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से टकराते हैं और इनको बाकी रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके लिए इस समय, जबकि 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, उस समय उस बात को करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांटो और राज करो वाली नीति का ही एक हिस्सा है, जो ना उत्तर प्रदेश के लोगों का उससे कुछ भला होने वाला है, ना ही देश के लोगों का कुछ भला होने वाला है। और वैसे से आपको इस बारे में बात करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में कि वहां एजुकेशन का क्या स्टेटस है। उत्तर प्रदेश में 2% लड़कियां, सिर्फ 2% लड़कियां जो है वो ग्रेजुएट हैं। इस पर बात करनी चाहिए थी उनको, इस पर बात करनी चाहिए थी कि कितने लोग बेरोजगार हैं, इस पर बात करनी चाहिए थी। जबकि रोजगार देने का दावा, उन्हें इस पर बात करनी चाहिए थी कि रोजगार कहाँ मिला है और कितना रोजगार मिला है। उनको बात इस पर करनी चाहिए थी कि जो सिंचित जमीन है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, जबकि कितनी नदियां उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी लैंड बैंक ऐसा है जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और किसान को अपने तौर पर पानी का प्रबंध करना पड़ता है, जिसके लिए उसे महंगा डीजल खरीदना पड़ रहा है। उन्हें बात इस पर करनी चाहिए थी कि जो क्रॉप्स किसान पैदा कर रहा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रोज ब रोज कम होती जा रही है। उनको लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में। उनको ये बात करनी चाहिए थी कि किस तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बांटो और राज करोगा के फार्मूले पर काम कर रही है पिछले 5 साल में। कोरोना काल के दौरान उसकी क्या स्थिति थी। उनको इस पर बात करनी चाहिए थी कि गंगा जैसी पवित्र नदी को किस तरह अपवित्र किया गया। उसको करने के नाम पर जब मोदी जी ने पहली बार बनारस से इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने ये कहा था अपने वक्तव्य में कि मुझे मां गंगा ने यहाँ बुलाया है, न मैं खुद आया हूं न कोई मुझे यहाँ लाया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उसकी सफाई के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया। लेकिन क्या गंगा साफ हुई? कोरोना काल में किस तरह शव बहते हुए दिखाई दिए। क्या ये अपवित्र करने की बात नहीं है? क्या गंगा की मान और सम्मान के विरुद्ध नहीं है? इस पर बात करनी चाहिए थी। साहब थोड़ा सा आपको रोकूंगा और एक बयान उनका और भी है ओवैसी साहब का। बहुत सारी बातें हो रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या आने वाले समय में जब किसान जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं और सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, बीजेपी सरकार खासकर मोदी जी जिस प्रकार बाहर निकल कर आए और टेलीविजन पर उन्होंने ऐलान किया कि कृषि कानून हम वापस ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी किसान डटे हुए ही नहीं है बल्कि अब तो वो लखनऊ तक पहुंच गए हैं
हैं, इसके बाद एक तरफ किसानों की हुंकार जो है वो, और दूसरी तरफ ओवैसी की ललकार, ये कहां तक घेरेगी मोदी सरकार को, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब ने किसानों के इस कानून को वापस लेने के बाद क्या कुछ कहा है, इस पर क्या टिप्पणी उनकी आई है असदुद्दीन ओवैसी की, ये जरा सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वापस ले लिया किसानों के कानून को, और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने, क्या कहा देश के प्रधानमंत्री, हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप, हाय हाय। गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी, 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, जांच कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है, माने हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी हमारी, कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 एमपी के ऊपर गलत काला कानून बना दिए। जब किसानों ने कबूल नहीं किया, आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, खालिस्तानी है, आईएसआई के हैं, पैसा आता है, बकवास, सब अनाप शनाप। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है, मेरे खिलाफ ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं, तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया, और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी, क्या तपस्या किया? 700 किसान मर गए, और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे किसानों के साथ हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये आप सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को, जो कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा वार, और कह रहे हैं और ललकार ये कि हम किसानों के साथ सड़क पर निकलेंगे। ये आज असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन पिछले साल भर से असदुद्दीन ओवैसी कर क्या रहे थे? क्या किसानों का साथ देने के लिए सड़कों पर आए? ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तपस्या की बात लगातार कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, अमलेंदु जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तपस्या वाली जो शब्द, जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को जरा सा छोटा सा पार्ट है वो सुन लेते हैं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि अपनी बात रखते हुए कि मेरी तपस्या में कोई शायद कमी रह गई, इसी कारण दिए के लौ के समान बिल्कुल पाक साफ जो कानून था उसको किसानों का एक पार्ट जो है, एक तबका, वो नहीं समझ पाया, इसलिए इसे मैं वापस लेता हूं। आइए सुन लेते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं बस। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में
तो ये आप सुन रहे थे अमलेंदु जी की हमारी तपस्या वाली बात क्यों ओवैसी साहब जो हैं वो कह रहे थे, और बिल्कुल इस तपस्या शब्द को उन्होंने किस ढंग से पकड़ा और उसको अपने अंदाज में उन्होंने पेश किया अपने शुभचिंतकों और अपनी जनता के बीच। लेकिन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी का अपना अंदाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपना अंदाज है। लेकिन यहां एक बात कहते हुए सुने गए असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स में आ गए, अगर वो बॉलीवुड में जाते, एक्टिंग में जाते तो सारे अवार्ड अपने नाम कर लेते। क्या कहेंगे? सीधा कटाक्ष, सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन क्या एक तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में बीजेपी का ही साथ देते हैं, यहां पर वो दिखाई दे रहा है क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में? और उसके बाद फिर थोड़ी सी बात किसानों की भी। देखिए राजीव जी, अब ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं अंदर खाने या नहीं देते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है और ओवैसी साहब बता सकते हैं। हम लोग तो आकलन कर सकते हैं, और हम लोगों का आकलन ये है कि जो जिस तरीके से ओवैसी साहब काम करते हैं उससे फायदा अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचता है। ये एक तथ्य है। और ये क्यों पहुंचता है, अब या उनकी रंग कमी है या मिले हुए हैं, अब ये तो वो स्वयं बता सकते हैं। इस पे हम लोग जो मतलब वही मुझे लगता है वो टिप्पणी नहीं कर सकते बहरहाल। लेकिन जो वो करते हैं उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही कुल मिलाकर के होता है। अब जैसा प्रशांत जी ने भी सवाल किया कि भाई आप हैदराबादी तो नहीं कर रहे, इतना ही नहीं है, यहाँ जो उत्तर प्रदेश में भागीदारी मोर्चा बन रहा था जिसमें ओवैसी साहब भी थे और वो चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी भी थी, तो मुझे ध्यान पड़ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो गए थे हैदराबाद सीए के विरोध में, तो उनकी वहां गिरफ्तारी भी हो गई थी, मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है शायद। और जबकि ओवैसी साहब जो है वो अच्छे मित्र हैं केसीआर के। जब सरकार बन रही थी तो सबसे पहले बुलेट मोटरसाइकिल से बढ़ाई देने के लिए केसीआर पहुंचे थे, चंद्रबाबू नायडू को धमकी दे रहे थे कि रुक जाओ, हम आते हैं, अभी तुम्हारा हिसाब किताब ठीक करते हैं आंध्र प्रदेश में आकर के। और किया भी उन्होंने, जगन मोहन का वहां साथ दिया जाकर के, तो ये भी सब चीजें सामने आई। तो जो ओवैसी साहब करते हैं वो उनका अपनी जगह, लेकिन जो ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया, अब बात मुद्दे की है, बात ये नहीं है कि वो मुद्दा क्या है, मतलब ओवैसी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो ओवैसी ने मुद्दा उठाया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, और मुझे लगता है उस मुद्दे में कोई खराबी नहीं है। लेकिन बात वही है टाइमिंग की है, जिस तरीके से मोदी जी की टाइमिंग खराब है इस कानून को वापस लेने की, कृषि कानून को वापस लेने की, इसी तरीके से ओवैसी साहब अपनी जगह मुद्दों पर सही होते हुए भी उनकी टाइमिंग जो है उसको उठाने की वो बहुत खराब है। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की टाइमिंग जो है वो बहुत खराब है। अब ये कहा जाता है कि टाइमिंग तो कभी भी जो हो सकती है, मुद्दे तो मुद्दे हैं वो तो उठेंगे, और चूंकि मोदी जी वापस हुए इन 3 कृषि कानूनों पे तो उनके भी होंगे। तो ये चीज समझने की होगी कि जो जिस पिच पे मोदी जी खेल रहे थे वो पिच जो थी वो कृषि कानूनों को लेकर के कमजोर थी, और ओवैसी साहब जिस पिच पे खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री भी जो है उसी पिच के माहिर खिलाड़ी है, भारतीय जनता पार्टी उसी पिच की माहिर खिलाड़ी है। तो ओवैसी साहब उस पर जो भी कोई बॉल फेंकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको तुरंत कैच कर लेगी। अब वो मिली भगत है कि नहीं है, मैच फिक्स है या नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो मैच फिक्स है या नहीं है, लेकिन जो अब तक का इतिहास वो यही है कि ओवैसी साहब बॉल फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस बॉल को कैच कर लेगी। तो ये जो है वो मामला है। तो अब ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री बहुत सी चीजों पर वापस होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन चीजें जो है उन पर उनको वापस होना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सदिच्छा में वापस होंगे, बिल्कुल। तो अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ेगा तब भी। अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हैं थोड़ा प्रशांत जी से समझना चाहूंगा। प्रशांत जी, ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, उनकी राजनीति क्या है, और ये सारी इन चीजों को अलग रख दिया जाए, लेकिन जिस मुद्दे की बात है, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे 370 के खिलाफ गुपकार का आंदोलन हो, गुपकार जो बना हुआ है, जो समिति बन गई है वहां पर कश्मीर में, वो हो, इन तमाम मुद्दों वाली बात में अगर हम आए तो आज की तारीख में जो हमारे यहाँ जो सरकार है बीजेपी की, उस सरकार की नीति को अगर देखा जाए तो किसानों का आंदोलन 370, उनकी अपने वो मतलब किसान आंदोलन रहने दीजिए किनारे, लेकिन किसानों के लिए जो 3 नए कृषि कानून को लाना, 370 को खत्म करना, चाहे सीएए और एनआरसी लाना, ये जो चीजें हैं, रिफॉर्म की बात करके जनता को घाटा पहुंचाने की कोशिश या उनके हिसाब से फायदा पहुंचाने की कोशिश जो भी हो, लेकिन एक बड़ा तबका तो है जो इसका विरोध कर रहा है प्रशांत जी।
और विरोध अगर हो रहा है तो विरोध की आवाज, जनता की आवाज जो है वो मुखिया तक यानी कि पीएम तक पहुंचनी तो चाहिए और उस पर रिएक्शन भी आना चाहिए। जो रिएक्शन नहीं आए, रिएक्शन के हिसाब के समय आपने आंदोलन जीवी कहा, कभी आपने कुछ और कहा, शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, कुछ और कहा। तो ये जो चीजें हैं, इन मुद्दों के लिए अगर कोई आवाज उठाता है, उसकी क्या राजनीति है उसको किनारे रख दें। तो आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, या कांग्रेस से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी हो। बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए और किसी भी वक्त आवाज उठनी चाहिए। जिस वक्त उन कानून, जिस वक्त संविधान का उल्लंघन करते हुए कानून आ रहे हैं या इस तरीके के संशोधन आ रहे हैं, उस वक्त भी आवाज उठनी चाहिए। कृषि कानून तो किसको फायदा पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने का इंटेंट तो एक अपनी जगह है, संविधान विरोधी है। कृषि राज्यों का विषय है, इस बारे हम लोग कई बार चर्चा यहाँ पे आपके शो में कर चुके हैं कि कृषि राज्यों का विषय है 7वीं अनुसूची के मुताबिक संविधान की, और उसमें केंद्र सरकार को या संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये इन्होंने पीछे के रास्ते से, चोर रास्ते से इस कानून को बनाया है। अब ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, देखिए ओवैसी साहब का आपने अभी स्पीच का हिस्सा सुनाया, वो बड़ी लच्छेदार भाषा बोल रहे हैं और अच्छी तकरीर करते हैं। तो उनकी खास बात ये है कि तकरीर अच्छी करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को तकरीरें सुनने का शौक है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और हम लोग अपने बचपन से अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या राजनारायण, इनकी तकरीरें सुनने जाया करते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। तो ये उत्तर प्रदेश की एक, आप ये कह सकते हैं कि कल्चरल डिमांड है तकरीरें सुनना। तकरीरें सुनने जाते हैं, वोट कितना देंगे नहीं मैं कह सकता, क्योंकि देखिए ओवैसी साहब को कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, भारत के नागरिक हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़े। किस लिए लड़ रहे हैं हम सब देख रहे हैं, अमलेंदु जी ने भी उस पर प्रकाश डाला। पिछले, अब इन्होंने अभी ऐलान किया है कि 100 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, बड़ा होमवर्क किया उन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता जिन सीटों पे नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं वो लगभग 100 सीटें ही हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा कि 2017 में भी ओवैसी साहब गए थे उत्तर प्रदेश, 38 कैंडिडेट खड़े किए थे, सभी जीते थे, जमानतें जब्त हुई थी, कुल मिला के इनको 2 लाख वोट मिला था। तो उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो एक बिग पिक्चर देख रहा है, वो समझ रहा है। किसान आंदोलन, जैसे मैंने पहले कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सेंट्रल फिगर रहेगा। मोदी साहब के ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ा है, किसानों ने अपनी डिमांड को व्यापक किया है, आंदोलन को आगे बढ़ाने के संकेत दिए हैं, और जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जो बदतमीजियां हुई हैं मीडिया के जरिए, इनके नेताओं के जरिए, कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के जरिए, वो किसान अगर अपने आत्मसम्मान की बात को उसने ठान लिया है, वो लखनऊ में पहुंच के ये संदेश, जैसे मैंने कहा कि उसने दे दिया है कि हम आपको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएंगे। तो किसान आंदोलन अभी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, वो अपनी डिमांड को और व्यापक कर रहे हैं। ओवैसी साहब का कितना असर होगा अभी नहीं कह सकते। ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव में तकरीरें सुनने का बहुत शौक है। बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं और तकरीरें सुनने का बहुत शौक है, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि इस देश में, हिंदुस्तान में तकरीरें सुन सुन करके और सुना सुना करके कई जो है वो नेता बन गए और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश अलग ही प्रदेश है, अलग मिजाज है और अलग अलग ढंग से, चाहे वो शाम अवध कहें, चाहे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हमारे साथी मुजफ्फर गजाली जी, वो भी जान रहे हैं अच्छी तरह से कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मिजाज है, क्या पूर्वांचल का मिजाज है, सब अच्छी तरह से जानते हैं। खैर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले चूंकि सीएए की बात एक बार फिर से निकली है और किस अंदाज में, जो तकरीरों के अंदाज की बात कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, एक बार फिर से तकरीर करते हुए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन इस बार गजाली साहब आपके पास आऊंगा, असदुद्दीन ओवैसी का साथ देते हुए कई अलग अलग संगठनों के लोग भी सामने आए हैं और इसी पर जब सवाल पूछा गया राकेश टिकैत से कि अब तो सीएए वापसी की बात हो रही है, तो राकेश टिकैत ने क्या कहा यह भी सुनेंगे। लेकिन पहले एक बार फिर से सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब सीएए को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों भड़क रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि सीएए का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है, उस कानून, उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया। और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब सीएए का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां एनपीआर एनआरसी की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो एनपीआर एनआरसी होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा बाहर। देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए एनपीआर एनआरसी के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। जो भी हो, तकरीर तो बहुत अच्छी करते हैं अपनी बातें। और अगर तुलना की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकरीर भी सुनते हैं आप लोग और बहुत वो भी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके दोनों तरफ
बाएं भी और दाहिने भी दोनों साइड में आप देखेंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। एक बार इधर देखते हैं, एक बार इधर देखते हैं और देखकर पढ़ते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बिना देखे हुए पढ़ते हैं, यानी कि एक्सटेम्पो पढ़ते हैं वो और बोलते हैं। और ये तकरीर अच्छी है, जैसा हमारे साथी प्रशांत टंडन जी अभी बता रहे थे। लेकिन बात यहां पर जब CAA की निकली है, जब नागरिकता संशोधन कानून की बात निकली है, तो इस इनके साथ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ साथ दो और संगठन, खासकर जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 2 दिन के अधिवेशन में CAA वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और दूसरा है जमीयत उलेमाए हिंद जो है, उसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जो हैं, इन्होंने भी मांग की है कि ये वापस हो। लेकिन इसके साथ साथ जब राकेश टिकैत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों जो हैं वो चाचा भतीजे हैं। अब चाचा से भतीजा डिमांड करेगा तो चाचा तो कुछ ना कुछ देंगे। तो ये अंदाज है राकेश टिकैत का। अभी कृषि कानून की बात हो रही है, कृषि कानून पे ही हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है, ये कहना है। लेकिन इस बयान का क्या मतलब निकलता है, खासकर मदनी से लेकर, अरशद मदनी से लेकर के और असदुद्दीन ओवैसी और तमाम लोग जब डिमांड कर रहे हैं, राकेश टिकैत ये बात कह रहे हैं, तो राकेश टिकैत किसानों पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां ओवैसी साहब जो हैं किसानों की बात तो कर रहे हैं कि हम भी निकलेंगे, लेकिन साल भर आप कर क्या रहे थे, इस पर कोई जवाब नहीं है, सवाल भी नहीं है, ये पूछा नहीं गया। लेकिन हम यहां सवाल रेज कर रहे हैं। डॉक्टर गजाली, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस सवाल के साथ मैं प्रशांत जी के पास आया था कि मुद्दा तो है, चाहे वो मुद्दा कृषि कानूनों का हो, चाहे वो मुद्दा CAA का हो, चाहे वो मुद्दा 370 का हो, चाहे वो मुद्दा नोटबंदी का हो, चाहे वो मुद्दा लॉकडाउन का हो या मुद्दा GST का हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर देश में चर्चा छिड़ी हुई है। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोग भी इस प्रकार मुखर नहीं होते हैं जिस प्रकार मुखर होकर के असदुद्दीन ओवैसी अपने लोगों से, अपने समर्थकों के बीच बातें रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन मुद्दों पर चर्चा करने से अभी किसान आंदोलन एक अलग मजबूती के साथ एक मुकाम पर पहुंचा हुआ है, लेकिन दूसरे जो मुद्दे हैं इस पर बातें क्यों नहीं बन पाई, इस पर एक आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो पाया। शाहीन बाग आंदोलन एक अलग मामला था, वो कोरोना काल में वो आंदोलन जो है उसमें शहीद हो गया शाहीन बाग आंदोलन। लेकिन बाकी जो मुद्दे बनने चाहिए थे, जो आंदोलन खड़े होने चाहिए थे, वो इस देश में खड़े क्यों नहीं हो पाए। और थोड़ा सा और जोड़ूं उसमें, फिर आपके पास आऊं कि किसान आंदोलन भी एक लंबा रास्ता तय किया है और उसके बाद यह आंदोलन जब ब्रेक लगाया गया, इस आंदोलन को दिल्ली में घुसने से पहले, तब बॉर्डर पर यह एक आंदोलन के रूप में तैयार हुआ। क्या ऐसी तैयारियां दूसरे आंदोलन के लिए आप देख रहे हैं आने वाले समय में, जब एक आंदोलन फिर से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है किसान आंदोलन? जी देखिए, मैं पहले अपनी पिछली बात में एक सेंटेंस जोड़ करके आपकी अगली बात का जवाब दूंगा। जो बात मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि ओवैसी साहब जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो उनकी पॉलिटिक्स उसी तरह की है या वही पिच है जिस पिच पर RSS और बीजेपी अपनी पूरी कोशिशें करते रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं यहां पर सिर्फ एक सेंटेंस ये जोड़ना है कि उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है और वो तमाम हालात से वाकिफ भी है और वो जानता है कि कब उसको किसको वोट देना है। तो तकरीरों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तकरीरें सुनी जाएंगी, तकरीरें होती रहेंगी और उन चीजों को लेकर के दूसरी पार्टियां भी मैदान में आएंगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इलेक्शन तक। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं किसान आंदोलन की तरफ। वेस्टर्न यूपी किसान आंदोलन का एक तरह से हब है और दूसरा पंजाब। ये दो ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों ने इस किसान आंदोलन को न सिर्फ ताकत दी है बल्कि यहीं से ज्यादातर लोग आए हैं और इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। तो जो तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया गया वो गुरु नानक जी की पुण्यतिथि पर किया गया
और पंजाब को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि गुरु नानक के प्रकाश पर्व के मौके पर हमने आपको ये तोहफा दिया है। तो एक तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, प्रकाश बादल जो है वो इसी मुद्दे पर उन्होंने नाता तोड़ा था बीजेपी से, अब उनको साथ में लाने की कोशिश है बीजेपी की, और पंजाब में वो अपने आप को फिर से संगठित करने की बात है और मुकाबले में आने का मामला है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है वो ज्यादा गंभीर है। वो गंभीर इस वजह से है कि वेस्टर्न यूपी में 25 जिले आते हैं और उन 25 जिलों में 130 सीटें हैं और पूर्वांचल में 117 सीटें हैं। दोनों को अगर आप मिला लें तो ये मेजोरिटी के लिए काफी है। जो भी गवर्नमेंट बनी है अभी तक उत्तर प्रदेश में, वो इन दोनों इलाकों को मिलाकर के ही जिसने ज्यादा सीटें ली है वो सत्ता संभालने में सक्षम हुआ है या वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा है। जो डेटा हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटों पर किसान प्रभावी होंगे। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात थी जिसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उसके पीछे क्या क्या और चीजें थी वो यहाँ मेरा ख्याल है टाइम नहीं है और बताने का समय भी नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें जरूर इस पर बात होनी चाहिए। एक ये कि वो शुरू दिन से एमएसपी को लेकर के बात करते रहे हैं और बिजली के रेट्स को लेकर के भी बात करते रहे हैं और उन चीजों को आज फिर महेंद्र टिकैत ने अपनी महापंचायत में भी दोहराया है। तो इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि ये आंदोलन अभी चलता रहेगा और जल्दी खत्म होने के आसार नहीं है। जहां तक सवाल है कि क्यों विश्वास नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट पर या वजीर आजम की बातों पर, प्रधानमंत्री की बातों पर, तो इसके 2-3 रीजन है। देखिए, आप याद कीजिए 2014 को जब उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे। लेकिन कोई एक भी चीज पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए, किस तरह के मामले हुए, आपके सामने है। पूरे देश में किस तरह हुए वो भी आपके सामने है। तो किसी भी चीज पर सरकार ने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। इसी तरह ये वादा किया गया था कि किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, एमएसपी को लागू करेंगे, तो ना वो कुछ हो पाया है। तो किसानों का भरोसा किस प्रकार बने, ये एक सवाल है। एक बात जब देश को संबोधित कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने कही कि कुछ किसान इस बात को नहीं समझ पाए या हम नहीं समझा पाए। तो कुछ किसानों का मामला नहीं है, मामला यहाँ व्यापक रूप से तमाम किसानों का है। वो ये देख रहे हैं कि बड़े किसान जो हैं जब इस आंदोलन में जुड़े हैं, जिनके पास में जिनकी आमदनी उत्तर प्रदेश के किसान से ज्यादा है पंजाब के किसान की, वो जब इस आंदोलन से जुड़ा है तो उसकी मार छोटे किसान पर कितनी पड़ेगी ये समय बताएगा। ये वजह थी कि ये आंदोलन धीरे धीरे, चाहे वो लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हो या न जुड़े हो, लेकिन तमाम किसानों के घर तक ये बात पहुंच गई कि ये कानून जो है उसके खिलाफ है। तो ये एक बड़ा मामला था जो चिंताजनक बात थी और ये वापस होना एक अच्छा कदम है। लेकिन ये सद्बुद्धि इतनी देर में क्यों आई, ये एक सवाल है। जबकि 750 किसान करीब मर चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह 10,000 के करीब मुकदमात थे जो किसानों पर इस आंदोलन के दरमियान कायम किए गए हैं। उन तमाम चीजों को भी वापस होना चाहिए। एक और बात है कि सिर्फ माफी मांग लेने से क्या उन लोगों का दुख कम हो जाएगा? कृषि ऐसा विषय है हमारे देश में जिस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। एक
मुस्तकिल पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जोत कम हो रही है, मुनाफा कम हो रहा है, किसान की आमदनी कम हो रही है, तो ऐसे में किसानों का सर्वाइवल मुश्किल में पड़ता जा रहा है। तो ये इसलिए इस पर एक व्यापक पॉलिसी लाने की जरूरत है, जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए, किसानों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए, जो कृषि के माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बात होनी चाहिए, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं, उनको भी पैसे चाहिए, उनकी भी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, तो वो सारी मसाइल भी इसके साथ जुड़े हैं, उन समस्याओं की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। राजीव रंजन जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा है यहाँ पे। अमलेंदु जी, एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगा, और इस बयान पर सीएए एनआरसी की बातें उठ रही हैं। ठीक है, ये बातें उठती रही हैं, लेकिन अब जबकि एक थोड़ा सा एक लोगों में एक उम्मीद जगी है कि शायद ऐसे जो कानून है जिसका विरोध चल रहा है, ये कानून भी वापस हो जाए, तो इस पर अगर राजनेता बातें कर रहे हैं तो कोई उसमें गुनाह नहीं दिखाई देता है। अब कौन उठाता है, क्या कहता है, इस बात को किनारे रखें। लेकिन यहां पर जैसे ही सीएए की बात आई है, तो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हैं मोहसिन रजा, उन्होंने सीधा तपाक से कह दिया कि ओवैसी साहब, आपने आपके पूर्वजों को पाकिस्तान बनाना था, वो पाकिस्तान बनाकर चले गए, आप भी पाकिस्तान चले जाइए। यहां बात यह नहीं है कि आप भी चले जाइए, बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर पाकिस्तान ना आए तो फिर बीजेपी की दाल जो है वो तो गलेगी नहीं, ये तो साफ नजर आता है। तो पाकिस्तान को जबरदस्ती यहां पर लाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो तमाम मुद्दे हम आने वाले समय में देखेंगे, विधानसभा चुनावों के समय, जो मुद्दे बार बार बीजेपी उठाती रही है? अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे ओवैसी साहब अब पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मुद्दा सीए हो या कुछ भी हो, ओवैसी साहब पहुंच गए हैं, तो अब पाकिस्तान, जिन्ना, मुसलमान, ये सब मुद्दे आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है कि ये सब मुद्दे आए। और आपको याद होगा किसी कार्यक्रम में जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी किसानों की, उसके तुरंत बाद मायावती जी का और ओवैसी साहब का भी फिर इसी तरीके का कुछ एक बयान आया था। और तब भी मैंने कहा था कि चूंकि किसान आंदोलन से जो आवाज निकली है और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान ने सांप्रदायिक एकता कायम की है, जो पुराने जख्म थे उन पे मरहम लगाने का काम किया है, तो ये मरहम का असर इतना ज्यादा है कि अब इसका जख्मों पे फिर से नमक छिड़कने के लिए कुछ लोग चाहिए हैं। तो उसके लिए वैसे साहब मायावती जी जो है वो काम पे लग गए हैं। तो ये स्थिति वो है। सवाल ये नहीं है कि सीए और एनआरसी जो है खत्म होगा कि नहीं होगा, निश्चित तौर पर खत्म होना चाहिए। ये जो सीए कानून लाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों कानून, ये तीनों किसी भी बिल ही नहीं थे। बहुत से बिल जो ये सरकार ने जो अध्यादेश पारित किए हैं या कानून बनाए हैं, वो तमाम असंवैधानिक हैं। और 370 जो रिवोक किया गया है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें बहस चल रही है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही उसको खारिज कर दे कि ये संशोधन जो है जो किया गया है संविधान में ठीक नहीं है। तो ये जो चीजें सब चल रही है, लेकिन बात वही है कि मुद्दे जो क्या उठाए जा रहे हैं वो क्या है। क्या इस समय चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ओवैसी साहब चुनाव में गए हैं, तो क्या सीए के मुद्दा उठा करके बीजेपी को हराया जा सकता है? प्रश्न ये है। प्रश्न ये नहीं है कि सीए को हटाया जाना सही है कि नहीं है। क्योंकि ये चुनाव का समय है, तो मुद्दे चुनाव हैं, उनमें क्या मुद्दे होने चाहिए, प्रश्न इस बात का है। इसलिए जो है ओवैसी साहब की बात से इस समय कोई इत्तफाकी जो है वो नहीं हो पा रही है, जबकि मुद्दों से इत्तफाकी है। मतलब जो मुद्दा है उससे बिल्कुल इत्तफाकी है कि ये मुद्दा सही है और ये हटना चाहिए। लेकिन जो जिस तरीके से उठाया जा रहा है उस उठाने के ढंग पे वो नहीं है। क्योंकि कृषि कानून से जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उस किसान आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है उसके खिलाफ आंदोलन से। ये टेस्टेड है और टेस्ट हो गया, उपचुनावों में टेस्ट हो गया ये। लेकिन सीए के मसले को उठा करके या एनआरसी के मसले को उठा करके क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में शिकस्त दी जा सकती है?
प्रश्न इस बात का है, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को उठा के भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो इसलिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा होना चाहिए। मतलब अंतर समझने की जरूरत है। किसानों ने कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, उस पॉलिटिकल मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर किया। सीए का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर के आप भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। असल बात यह है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा बनाकर के ही आप जो सरकार को झुकाने की बात कर सकते हो, तो उसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया जाए। ओवैसी साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंततः जाकर के भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। असल बात मुझको लगता है कि ये है। तो ये हमको अंतर करने की आवश्यकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे को अलग रखिए, पॉलिटिकल मुद्दे को अलग रखिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय है, तो इसमें यहां बात पॉलिटिकल मुद्दों की होनी चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दे क्या होंगे, ओवैसी साहब के पॉलिटिकल मुद्दे क्या है, उन पर स्पष्ट बातचीत हो। जिन पे सरकार की नाकामियां हैं उन पे बातचीत होनी चाहिए। जी राजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा प्रशांत जी। किसानों की बात भी हो रही है और किसानों के आंदोलन के बाद से ही, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि अब सीए की बात हो रही है। किसानों के आंदोलन पे थोड़ा सा आना चाहूंगा। अब आंदोलन को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था और सरकार को भी लग रहा था कि किसान शायद, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपील जैसी की थी, कि किसान वापस चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। हालांकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री अपने भाषण में, 18 मिनट के भाषण में छोड़ गए, जिस पर चर्चा हम लोगों ने की बीते दिनों। लेकिन यहां पर अब जबकि किसान लखनऊ पहुंच चुके हैं, किसानों ने 6 डिमांड अपनी रख दी है प्रधानमंत्री के सामने, और उसके अलावा जो जिन डिमांड्स के साथ वो बैठे हुए हैं वो डिमांड्स हैं ही। अब आप इन पूरे मुद्दों के साथ, किसान आंदोलन के साथ, और जिसमें ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को कि इससे फायदा होगा, यहां पर वो फायदा तत्काल तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहां देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और खासकर आंदोलन को? राकेश टिकैत जैसे तमाम नेताओं के बयानों को आप सुन ही रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के बयान को भी सुन रहे हैं। राजीव जी, जिस तरीके से ये कृषि कानून हड़बड़ी में लाए गए, बगैर किसी से बात किए लाए गए, इनको विथड्रॉ भी वैसी हड़बड़ी में किया गया और बगैर कैबिनेट मीटिंग के किया गया। मेरी जानकारी में तो नहीं कि कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें ये प्रस्ताव आया और गया। दूसरी बात कि देखिए, उसका होमवर्क नहीं हुआ कि वापस भी लेना है तो किस तरीके से वापस लेना है, शब्दावली क्या है। अगर आप किसानों को इनफॉर्मली ही सही किसानों की लीडरशिप से इंगेज करते और कहते कि हम ये घोषणा करने जा रहे हैं, ये घोषणा करने के बाद अब आपका हमारा एक कमेटी बनेगी और इसका जो प्रोसेस है उस कमेटी के जरिए होगा, तो मुझे लगता है कि इधर ये घोषणा करते और उधर किसान आंदोलन अपना आंदोलन को स्थगित करते और एक कमेटी बनती और वो कमेटी वो वर्कआउट करती। शालीन तरीका तो ये था, लेकिन किसान अपनी बात पर बहुत सही है उनका आकलन कि वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शब्दावली देखिए, अभी आपने सुनाया, वो कह रहे हैं कि कृषि कानून प्रकाश दिए के प्रकाश की तरह उज्जवल था, हम समझा नहीं पाए। यानी कानून में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये समझा नहीं पाए। इतना बड़ा आपका सरकारी तंत्र, आपके पास दूरदर्शन, आप जब चाहे आप भाषण देते हैं, रेडियो पे आते हैं, आप ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे आपका आईटी सेल है, आपके पास गोदी मीडिया है, आप अफवाहें फैलाने का एक तंत्र है और आप समझा नहीं पाए। बड़े आश्चर्य की बात है भाई। तो देखिए, कानून जो है वो कॉर्पोरेट से आए हैं और कॉर्पोरेट बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ये कानून ना लागू हो। जब तक कॉर्पोरेट के ऊपर इनका हाथ है या नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट के सहारे चल रहे हैं और कॉर्पोरेट उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉर्पोरेट के एजेंडा में है। इसलिए देखिए कि बीजेपी के तमाम सारे जो स्थानीय नेता हैं, समझाया भी यही गया होगा
स्थानीय नेता कह रहे हैं कि चुनाव के बाद वापस आ जाएंगे कानून। तो मॉडलिटीज ये होती है कि आप किसानों के साथ इंगेज करते, फिर वो केवल 3 कृषि बिलों का मामला नहीं है, 600, 700, 800 लोग मरे हैं वहां पे। मरने वाले अधिकांश गरीब किसान हैं। ये भी एक मिथ्या प्रचार है कि ये बड़े किसानों का आंदोलन था। मुझे बता दें कि जो मरने वाले क्या सब बड़े किसान थे? अधिकांश उसमें गरीब किसान, छोटा किसान मरा है। दूसरी बात कि कृषि कानून, जब उन्होंने दूसरी डिमांड ऐड कर दी है और इनकी तरफ से अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। 30 तारीख को संसद का सत्र आएगा, वहां विड्रॉ करेंगे तो आप किसानों से बात तो करेंगे। आपने कोई चैनल किसानों से बातचीत का नहीं खोला है, तो ये अविश्वास बना रहेगा। और वो अविश्वास जो है वो, मैंने जैसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव किसान आंदोलन के साए में ही होंगे। बीजेपी जितना भी कोशिश कर ले, इनकी ये रणनीति नहीं काम आई है। और ये मैं इस पे विश्वास नहीं रखता हूं कि बहुत कोई चाणक्य वगैरह और ये सब जो बातें कही जाती हैं उन पे मैं बहुत यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं और कैसे हार जीत होती है। कोई एक चुनाव जीत लिया जाता है तो हो जाता है। दूसरी एक बात, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा राजीव जी, कि आपने गौर किया होगा कि जो गोदी मीडिया है उसके तमाम एंकर बड़े रुमाल भिगा भिगा के रो रहे हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी अपनी मर्जी से कृषि कानून के पक्ष में नहीं खड़े थे, और आज जब नरेंद्र मोदी ने उसको वापस ले लिया तो ऐसा नहीं कि वो मोदी जी के प्रति बड़ा नाराज है और कह रहे हैं कि साहब आपने कहीं का नहीं छोड़ा। ये कॉरपोरेट के हैं मीडिया हाउसेस, ये टीवी एंकर अपने मालिकों की भाषा बोल रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी साहब को एक मैसेज है कि कॉरपोरेट अभी भी कृषि कानून चाहता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है सरकार के लिए भी। किसान तो सड़क पे हैं और सड़क पे वो रहेंगे, मुझे लगता है लंबे समय तक सड़क पर रहेंगे लंबे समय तक, जब तक कि उनकी मांग न मान ली जाए। खासकर ये जो तीनों कृषि कानून है, इसकी वापसी का ऐलान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि आप पहले जिस तरह कानून बनाया आपने, उसी तरह इस कानून को रद्द कीजिए और जो प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस को आप पूरा कीजिए। उसके अलावा हमारी जो अन्य मांगे हैं उन मांगों को भी पूरा कीजिए। लखीमपुर खीरी का मामला भी उसमें एक है, और लखीमपुर खीरी का जो मुख्य कर्ता धर्ता है, उनके पिताजी जो अजय मिश्र टेनी हैं, वो अभी बहुत चर्चे में हैं, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री हैं। उन पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर लखनऊ में, और लखनऊ में थोड़ी बहुत दूरी बनाते हुए दिखाई दिए अजय मिश्र टेनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं। 1 घंटे 1.25 घंटे के प्रोग्राम में तमाम बातें यहां नहीं आ पाती हैं, लेकिन चर्चा के दौरान हम लोग कोशिश यही करते हैं कि तमाम बातों में से कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचाएं। जैसे मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर यह घोषणा होने वाली थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो हैं, दोनों एक साथ एक मंच पे आ जाएंगे, लेकिन अखिलेश लखनऊ में तो शिवपाल सैफई में नजर आए, एक साथ नजर नहीं आए। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच भी अभी तक जिस प्रकार घोषणा हो जानी चाहिए थी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, वो घोषणा नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत खिचड़ी अभी पकनी बाकी है। और इस बीच सीएए का जो जिन्न है वो एक बार फिर से बाहर निकला है, और ये बाहर हमेशा निकला हुआ तो था ही, दबा हुआ था, जिसे अब बाहर लेकर के आने की कोशिश में बहुत सारे नेता और उसमें लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी, जैसा हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टंट दूसरा होता है, और शायद नहीं, माफ करें, शायद मुजफ्फर गजाली या आप लोगों में से कोई कह रहे थे, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि पॉलिटिकल स्टंट हो, चाहे वो
संवैधानिक स्टंट हो, संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आने वाला जो कानून है वो है। कानूनों को के खिलाफ आप जाते हैं और उसके लिए किसानों की तरह सड़कों पे आपको आना होगा। लेकिन आप चुनावी मंच से अगर चाहेंगे कि ऐसे भाषण दे करके और लोगों को अपनी तरफ एकत्र करके, इकट्ठा करके और आपके पक्ष में आकर के वो वोट दे देंगे, या ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो है, पोलराइज करने की जो कोशिश है, उसमें कितने सफल हो पाएंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी जैसी और भी पार्टियां हों, वो कितना सफल हो पाती हैं। बहुत कुछ है, खुला मैदान है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब की बात करें तो वहां भी, उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी, गोवा की बात करें या मणिपुर की बात करें तो वहां भी, सब जगह खुला मैदान। अभी आने वाले समय में बहुत राजनीति होना बाकी है और उन सबके बीच हम लोगों की चर्चा भी अभी बहुत बाकी है। लेकिन आज आप तीनों महानुभाव, चाहे अमलेंदु जी हों, प्रशांत टंडन जी और गजाली साहब, आप तीनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया इस चर्चा के लिए। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि आप लोग जुड़े और अपनी बातों को आप लोगों ने रखा। प्रशांत जी और मुजफ्फर गजाली जी आपको और अमलेंदु जी आपको, आप तीनों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और साथ में तमाम साथी दोस्त आप सब जो जुड़े हुए हैं, जो अपने विचारों को, अपनी बातों को यहाँ आप लोग रखते रहे, आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। जावेद इकबाल हमारे साथ जुड़े रहे, कुंदन बिहारी हमारे साथ जुड़े रहे, XYZ बीजेपी और SP पूछ रहे हैं। फिर रियाजुन खान हमारे साथ हैं, कह रहे हैं ओवैसी शुड टॉक फॉर मुस्लिम एट द सेम टाइम हिज टॉक रिगार्डिंग CAA शुड नॉट हेल्प बीजेपी। ये कह रहे हैं मुजिब सुंडके जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। इंडिया में कौन सी पार्टी सेकुलर है ये पूछ रहे हैं। अब ये तो आपको खुद समझना होगा कि कौन सी पार्टी सेकुलर है मुजीब भाई। कामिल शेख हैं, इंडिया जो है, भारत, सेकुलर की जब बात है, भारत का संविधान कहता है, सेकुलरिज्म की बात भारत का संविधान कहता है और उस आधार पर सारी पार्टियों को सेकुलर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? ये एक बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। इस सवाल का जवाब जो है वो संविधान से मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ इन जवाबों के साथ या उस आपके सवाल के साथ आप अगर पार्टियों को खोजें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सेकुलर है और कौन सेकुलर नहीं है। कामिल शेख भी हमारे साथ में बने हुए हैं, कमरे आलम गुड नाइट लिख रहे हैं, शाहिद अहमद भी हमारे साथ में हैं, सिराज भी हैं, जावेद इकबाल जी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि चुनावों को ओवैसी से के जरिए कम्युनल बनाने के लिए 3 कानून को बीजेपी ने वापस लिया है। राहुल गांधी हैंडल से समीम अंसारी सऊदी अरबिया से देख रहे हैं हमको, हम सबको, और एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं। रफीक पूनावाला लिख रहे हैं कि महंगाई के ऊपर मोदी जी वो कुछ बोल नहीं रहे हो, महंगाई की वजह से मोदी जी की मुश्किलें बढ़ेंगी और हर राज्य में बीजेपी हारेगी। कामिल शेख राजीव जी गुड लिख रहे हैं, साहिल भी हमारे साथ में हैं, उसैद जानू भी हमारे साथ में, जन्नू कह रहे हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, नारी शक्ति, उमेश जी हैं जो कह रहे हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कह रहे हैं। फिर बनवारी मीना हमारे साथ, वही कफन चोर से लेकर के बहुत सारे कफन चोर सुर लगाया है इन्होंने, सुर के साथ में फाइनली इन्होंने जय जवान जय किसान कहा है बनवारी मीना। और यही आपकी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। यासीन अंसारी भी हमारे साथ में हैं, कमिल भी हैं, शमशेर अहमद, मैं कतर से देख रहा हूं, शमशेर जी कतर से देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद शमशेर अहमद जी की आप कतर से हमें देखते हैं। अपने और भी दूसरे दोस्तों साथियों तक भी हमारे इस प्रोग्राम को पहुंचाइए शमशेर अहमद जी। प्रिंस गेमिंग ऑफिशियल नाइस लिख रहे हैं, रहमान आतिकी गुड डिबेट लिख रहे हैं। फिर परशुराम माफ करें, परशुराम कोरबर, ओवैसी इज रियली बी टीम ऑफ बीजेपी लिख रहे हैं परशुराम जी। प्रिंस गेमिंग हारेगी बीजेपी लिख रहे हैं, सामी मंसारी सऊदी अरबिया से बाय कह रहे हैं और गुड नाइट शब्बा खैर शुभरात्रि कह रहे हैं। जावेद इकबाल जी, कामिल भी गुड नाइट गुड कह रहे हैं। खालिद गाजी लिख रहे हैं मैं आपको पसंद करता हूं, बहुत धन्यवाद, हम भी आपको पसंद करते हैं खालिद गाजी जी। आप देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं और कमेंट लिखते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम तो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं अगर आप लोग कमेंट लिखते हैं तो। साहित्यकार BS गुम्बड़ लिख रहे हैं कि जुमला प्रधान सेवक ने देश को बांटने के सिवा कुछ किया नहीं, अब बस और नहीं। और मोहम्मद आलम लिख रहे हैं बीजेपी RSS को बायकॉट करें।
और रफीक पुनावाला लिख रहे हैं कि महंगाई की वजह से मोदी जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बढ़ेंगी। बीके म्यूजिक लिख रहे हैं, बीके म्यूजिक भोजपुरी ये लिख रहे हैं कि ये सरकार चुनाव के लिए कुछ भी करेगी, अभी तो बहुत घरियाली आंसू बहेंगे। हबीबी 123 हबीबी 124 लिख रहे हैं, मोहम्मद जमालुद्दीन सऊदी अरबिया से देख रहे हैं, मोहम्मद जमालुद्दीन हमें देख रहे हैं सऊदी अरबिया से। गुड न्यूज गुड नाइट लिख रहे हैं देवेंद्र चटर्जी, बहुत दिनों के बाद गुड नाइट लिख रहे हैं, बहुत दिनों बाद। या तो मैं आपके कमेंट को बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूं देवेंद्र चटर्जी जी, लेकिन अच्छा लगता है कि हमारे साथी, पुराने साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं और बार बार आते हैं, अच्छा लगता है। आज असलम चिश्ती जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनका कमेंट नहीं आया, शायद आज व्यस्त हैं कहीं। मोहम्मद अशफाक आलम अच्छे दिन का नारा कहाँ चला गया लिख रहे हैं। फिर AS20 लिख रहे हैं, हम नेपाल से देखते हैं, आप बहुत अच्छा डिबेट करते हैं। AS20 नेपाल से हमें देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। जीवच शर्मा लिख रहे हैं, बिहार से हूं सर, गुड नाइट। बिहार से जीवच शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद वाई लिख रहे हैं, लॉन्ग लाइव राजीव जी। मोहम्मद यासीन हैं जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है। मोहम्मद यासीन जी, आप जैसे लोग हमें देखते हैं, सराहते हैं। कामिल शेख भी हैं। वसीउद्दीन अंसारी लिख रहे हैं कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत वाजिब जगह पे इस शेर को आपने रखा है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। मोहम्मद अशफाक आलम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लिख रहे हैं। शहनवाज लिख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे साथी हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। शहनाज अली लिख रहे हैं कि डीवी लाइव में मेरी पसंद का है, बहुत धन्यवाद आपको। सहीम अहमद लिख रहे हैं, मैं आपका न्यूज पर डे देखता हूं, रोज देखते हैं, और मुझे आपका न्यूज बहुत अच्छा लगता है। सहीम अहमद जी, बहुत धन्यवाद कि आप देखते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप हमें देखते हैं। मोहम्मद अशफाक आलम गुड नाइट लिख रहे हैं, और मोहम्मद अफसर राजा राजवी लिख रहे हैं। मोहम्मद अफसर राजा राजवी लिख रहे हैं, बीएसपी को MIM से गठबंधन करना चाहिए वरना बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, इनका कहना, मोहम्मद अफसर जी का कहना है। कामिल शेख, शहनाज अली, डीबी लाइव में पसंद करता हूं। महेश पराशर लिख रहे हैं कि ठाकुर तो गयो, ठाकुर मतलब अजय बिष्ट। और फिर मोहम्मद तौसीफ आलम हैं जो गुड नाइट लिख रहे हैं। फिर शाहिद भी हैं हमारे साथ। रूपराम गोगरवाल जी, सच्चाई की बात राजीव जी आगे के लिए भी की है, बहुत धन्यवाद रूपराम गोगरवाल जी, आप देखते हैं हमें। बबलू जी लिख रहे हैं, आपकी टीम द्वारा रिप्लाई नहीं मिला, रिपोर्टिंग करने के बारे में बात करूंगा मैं बबलू जी, उस बारे में अपनी टीम से, और जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। और सरफुद्दीन सिवान से लिख रहे हैं, राजीव जी आपका डिबेट बहुत अच्छा लगता है, आपको दिल से सलाम। आपको भी सरफुद्दीन जी की आप देखते हैं, सुनते हैं हमें। हिमाचली सॉन्ग जो है ये लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, कांग्रेस की सरकार चाहिए। हिमाचल में तो आप हिमाचली सॉन्ग हैंडल से है, तो मुझे लग रहा है कि आप हिमाचल से हैं। हिमाचल में तो आपने हिलाकर रख दिया है, वहां 4 की 4 सीटें, और बीजेपी से छीनकर कांग्रेस के खाते में आना एक कांग्रेस के लिए शुभ संकेत तो है ही। रफीक पूनावाला गुड नाइट लिख रहे हैं। सैयद मुदस्सर हैं जो कह रहे हैं MSP। और फिर हरिओम भी हैं जो लिख रहे हैं कि पंजाब से आपको बड़े प्यार से देखता हूं, पंजाब से हरिओम जी देखते हैं, सब काम बंद करके पूरा टाइम देता हूं, गुड नाइट आपको। बहुत धन्यवाद हरिओम जी, आप पंजाब से देखते हैं। पंजाब का सूरत हाल जरूर बयां किया कीजिए, बताया कीजिए कि क्या चल रहा है वहां पर, सरकारें किसकी आएंगी किनकी जाएंगी, ये जरूर बताइए हरिओम जी। आप देखते हैं, रोज लिखते हैं कमेंट, रोज जुड़ते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारे लिए। आप जैसे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, यही हमारे लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, प्राइज है, यही है। आरिफ खान भी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि डॉक्टर गजाली साहब ने कहा कि तकरीरों से कुछ नहीं होता राजू भाई, हमारे पास कॉल रिकॉर्ड रखे जाएं, मुस्लिम
बहुतों से अकबरुद्दीन ओवैसी को व्हाट्सएप से ज्यादा रहेगा तो मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। आरिफ खान जी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और अपनी बात यहां रख रहे हैं आरिफ खान जी। हारून अब्बास जी लिख रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी की नीयत का पता चल गया, अगर 10-20 साल बाद आते तो और बुरा देश का हो जाता। सरफराज अहमद आई लाइक यू लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद सरफराज भाई, आप हमें पसंद करते हैं। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं आपको भाजपा के बारे में छोड़कर बाकी सब बहुत पसंद करते हैं, रियली यू आर ट्रू मैन। बहुत धन्यवाद। भाजपा के लोग भी रविंद्र कुमार जी, अगर भाजपा के लोग भी ध्यान से देखें, हम भाजपा के विरोधी नहीं है, किसी भी पार्टी के हम लोग विरोधी नहीं है, बात सच्चाई की है। अगर भाजपा भी मुद्दों की बात करे, जनता की बात करे, जनसेवक की भूमिका निभाए, तो भाजपा के तो आखिर लोगों ने तो चुन के ही आपको गद्दी पे बैठाया है, आपको प्रधानमंत्री, आपको मुख्यमंत्री बनाया है। और आप अगर जनसेवा करें, जनता को निराश न करें, दुखी न करें, महंगाई कम करें, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई अच्छे से हो और लोग जो हैं वो हिरासत में बच्चों की, लोगों की मौत न हो, कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से चले, तो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई और हो, जनता को क्या चाहिए? जनता को अच्छा सेवक चाहिए जो जनता की सेवा करे। यहां दिक्कत यही है कि आप जैसे ही बैठते हैं उस कुर्सी पर, आप अपने आप को गॉड, भगवान, अल्लाह, ईश्वर सब मानने लगते हैं, यहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। रविंद्र कुमार जी बिल्कुल आपने सही लिखा है, सही कहा है आपने। खालिद गाजी लिख रहे हैं कि मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूं, आपको मैं जिला मेरठ से कस्बा मोहानी सॉन्ग से बहुत धन्यवाद। खालिद गाजी जी, आप सऊदी अरबिया में हैं और आप मेरठ के रहने वाले हैं, कस्बा मोहानी सॉन्ग से आप हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और रियाजुद्दीन खान लिख रहे हैं वेस्ट न्यूज एनालिसिस बाय एंकर राजीव रंजन, थैंक्स, बहुत धन्यवाद रियाजुन खान जी की आप सुनते हैं, जुड़ते हैं और हमें सराहते हैं। इससे अच्छा यही तो हमारे लिए अवार्ड है, पुरस्कार है जो आप देते हैं, ये इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हौसला अफजाई करने के लिए आपको शुक्रिया करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मोहद्दील खान लिख रहे हैं सर आप बहुत अच्छी खबर देते हैं, हम आपकी डिबेट देखते हैं। बहुत धन्यवाद आपको कि आप डिबेट देखते हैं, अपनी बातों को आप लोग रखते हैं। रफीक पूनावाला ने गुड नाइट कह दिया है। सैयद मुदस्सर एमएसपी को भी अप्रूव्ड करवा दीजिए मोदी जी, किसान बेचारे रिलीफ हो जाएंगे, थोड़ा और दिल बड़ा कर दीजिए। इनका कहना है सैयद मुदस्सर का कि जिस प्रकार आपने तीनों कानूनों को रद्द करने की बात, वापस लेने की बात कही है, उसी तरह एमएसपी पर भी कानून बनाइए, किसान आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ये सैयद मुदस्सर का कहना है। बहुत सही बात कह रहे हैं सैयद मुदस्सर, बिल्कुल सही, यही होना भी चाहिए। हारून अब्बास भी हमारे साथ में है, आरिफ खान हमारे साथ में है, कमिल शेख है, हरिओम भाई हमारे साथ में है, बीके म्यूजिक हैं, ओवैसी बीजेपी की बी टीम लिख रहे हैं, नौमान अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बबलू फाइक जी हमारे साथ में हैं, फिर वसीउद्दीन अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकबाल खान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो लिख रहे हैं कि जिस दिन जनता अपना मालिकाना हक जताने लगेगी उस दिन से इन सेवकों को अपनी सेवा ढंग से देना आ जाएगा। बहुत सही बात आपने कही है। नईम खान लिख रहे हैं कि पूनावाला ने गुड नाइट कह दिया है, शायद एमएसपी को भी जाएंगे, थोड़ा और दिल बड़ा कर दें। बिल्कुल। और फिर नसीम अंसारी भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं। राजकुमार लिख रहे हैं मैं हिमाचल से हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजकुमार जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप हिमाचल से हैं, देख रहे हैं। हिमाचल में भी अगले साल चुनाव है और अभी पिछले चुनाव में आप लोगों ने कमाल कर ही दिया है। फारूक अंसार हैं, सबसे अच्छा टीवी लाइव चैनल है, बहुत धन्यवाद। निजामुद्दीन हैं हमारे साथ में हैं, जो लिख रहे हैं सर आप बहुत अच्छी न्यूज देते हैं, आप बिकाऊ नहीं हैं, सबका चैनल में सबसे अच्छा है। बहुत धन्यवाद आपका कि आप हम पर भरोसा करते हैं निजामुद्दीन जी, और आप अपनी बात रख रहे हैं। सोहेल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो हेलो सऊदी अरब से लिख रहे हैं सोहेल। वसीउद्दीन अंसारी लिख रहे हैं यूपी में अखिलेश 190, बीजेपी 165, बीएसपी 35, कांग्रेस 18, एमआईएम 2। ये वसीउद्दीन अंसारी का अपना सर्वे है, ओपिनियन पोल है। और हमारा ओपिनियन पोल जैसा आप जानते हैं कि इसी सप्ताह
शनिवार की शाम 7 बजे यानी 27 तारीख को 27 नवंबर की शाम 7 बजे से आएगा हमारा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में किसानों के आंदोलन पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, यानी किसानों के इस तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात, इन सब का जिक्र भी होगा। और इन सब के बाद क्या किसान मान गए हैं, किसानों के समर्थक क्या बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, ये तमाम बातें रहेंगी। इसलिए आप लोग जुड़िए उस दिन जरूर शाम 7 बजे से। 5 राज्यों का हम ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे। जीवत्स शर्मा हैं जो कह रहे हैं कि पार्टी किसी का भी हो, हमें रोजगार चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए। अच्छा जीवन हो तभी तो सरकार आए तो मतलब है, नहीं तो क्या मतलब। लेकिन इसलिए जीवत्स शर्मा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महमूद अहमद हैं, एसपी जीतेगी लिख रहे हैं। फिर महेश पराशर लिख रहे हैं, सर आपके और एबीपी के सर्वे में इतना अंतर क्यों है? ये तो एबीपी से ही पूछिए। हम जो सर्वे करते हैं अपने अंदाज में, अपने ढंग से करते हैं। एबीपी का सर्वे सी वोटर्स का सर्वे होता है और सी वोटर्स का सर्वे सी वोटर के हिसाब से होता होगा, और इसलिए किसी के सर्वे पे मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। लेकिन हाँ, हमारी टीम पूरी मेहनत से काम करती है और आप तक जो रहता है हम आप तक पहुंचाते हैं। हरिओम जी लिख रहे हैं कि राजीव जी, कांग्रेस पंजाब में अपर हैंड है, बीजेपी कहीं नहीं है, अकाली भी नहीं, ये पंजाब का हाल है। अब हरिओम भाई आप जरूर हमारा सर्वे देखिए, 27 तारीख को जो हम सर्वे लेकर आ रहे हैं उसमें पंजाब का क्या हाल है वो आप जरूर देखिएगा। अम्मू सिद्दीकी लिख रहे हैं कि मुझे आपका ओपिनियन पोल का इंतजार है। जी अम्मू भाई, बिल्कुल हमें भी इंतजार है कि हम आप तक अपना ओपिनियन पोल पहुंचाएं। और बिकी खान लिख रहे हैं, बहुत अच्छे, अगर बिकाऊ नहीं है तो वो बहुत मीडिया वाले तो बिकाऊ हैं, बिल्कुल जनता जब समझेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिलीप रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं कि क्या आप यकीन करेंगे 1 साल आंदोलन, 700 किसान की मौत, बहुत देर हो गई तेरे समझ में आते आते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप दिलीप रघुवंशी जी कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और आए हैं तो भी दुरुस्त नहीं आए। कहा जाता है ना कि देर आयत दुरुस्त आयत। अभी दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर कानून वापस करने की घोषणा करनी थी तो तुरंत विधेयक ले आना चाहिए था, बिल पास, विधेयक जो है उसको पास करा लेना चाहिए था मंत्रिमंडल में। अब 2 दिन बाद जो बुधवार है, और बुधवार को यानी वेडनेसडे को उस दिन पता चलेगा कि आखिर वहां पर इस कानून को लेकर के क्या बातें कैबिनेट में हो रही है। तो वेडनेसडे का इंतजार रहेगा सबको। अम्मू सिद्दीकी कह रहे हैं कि आपका ओपिनियन पोल बंगाल के लिए परफेक्ट साबित हुआ था। जी अम्मू भाई, कई जगह के लिए सब परफेक्ट साबित नहीं भी होता है। लोग जो हैं वो खुलकर बातें नहीं करते हैं, बहुत लोगों की बातों को समझना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें से कोशिश करते हैं कि जीस्ट निकाल करके आप लोगों तक पहुंचाएं। और यही हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम लोग बात करें और उसके बाद एक ओपिनियन में बना करके आप लोगों तक पेश करें। अशोक सक्सेना जी बहुत देर बाद दिखाई दे रहे हैं, आप अभी तक आपने कुछ लिखा नहीं था। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं, टिके रहना चाहते हैं तो अंदर से मजबूत होना जरूरी। किसान भाइयों पर 100% दमदारी स्लोगन से ठहर रहा है। किसान आंदोलन की जिद पूरी, काले कृषि कानूनों पर अभी किसान डटे हुए हैं। एसके इकबाल इंटरेस्टेड लिख रहे हैं कि राजीव सर, हाय सर, कौन कौन सा स्टेट में चुना है उसका एग्जिट पोल देखना है। 5 चुनाव जो है एसके इकबाल जी, 5 स्टेट में चुनाव है। अभी 2 महीने बाद ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दिसंबर बीतने दीजिए, जनवरी की शुरुआत में घोषणा जरूर होगी। और ये जो चुनाव हैं वो है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में और मणिपुर में। तो ये 5 स्टेट में है चुनाव। और 5 स्टेट में कहां किसकी सरकार है अभी आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, गोवा में बीजेपी की सरकार है, और मणिपुर में भी बीजेपी लीड सरकार है, यानी वहां भी बीजेपी की सरकार है। यानी कि 5 में से 4 जगह बीजेपी की सरकार है और 1 जगह कांग्रेस की सरकार है। लेकिन क्या
आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में से जो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी वहां अपनी सरकार कायम रख पाएगी? ये भी बड़ा सवाल। और सवाल ये भी है कि क्या पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार कायम रख पाएगी आगे आने वाले समय में? वो भी हम देखेंगे। इकबाल खान लिख रहे हैं कि सी वोटर हेलीकॉप्टर से छिड़काव करके सिंचाई करता है राजीव भाई, और डीवी लाइव टीम खेत में जाकर सिंचाई करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इकबाल भाई, आपकी बात में दम है, बिल्कुल दम है। रूपराम अग्रवाल लिख रहे हैं सच्चाई, राजीव जी सच्चाई रखो सबके आने। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं रूपराम अग्रवाल जी। आरिफ खान जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस 305 उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। और शिवराज शिवराज स्वामी कह रहे हैं आई लाइक डीवी लाइव, बहुत धन्यवाद आपको। उसैद अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत सारे साथी, अब समय भी खत्म हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी कुछ लोगों के कमेंट लूंगा। उसैद अब्बास, माफ करें, उसैद अहमद, आपका किधर चला गया? एक मिनट। हाँ, लिख रहे हैं आज का सर्वे कानपुर में किया, उसैद अहमद ने किया है। यहां पर कांग्रेस के आने की काफी उम्मीद है। वैसे तो बीजेपी यूपी में नहीं आएगी। राजीव रंजन जी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम राजनीति के सब मुद्दे उठाते हैं आप। बहुत धन्यवाद उसैद अहमद जी, आप देखते हैं हमें। और शुरजल जैन आई लाइक डीबी लाइव कह रहे हैं शुरजल जैन। और फिर इकबाल खान सी वोटर की बात कर रहे हैं कि सी वोटर हेलीकॉप्टर से छिड़काव करके सिंचाई करता है, और डीबी लाइव जो है वो खेत में, उनकी टीम खेत में जाकर के, बिल्कुल हम खेत में जाते हैं, सिंचाई करते हैं, काम करते हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं मजबूरी को मोदी ने तपस्या बता दिया है। ये भी बड़ी बात है, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। सुरजल लिख रहे हैं आई लाइक डीबी लाइव। कमिल शेख भी हैं। डीटी न्यूज लिख रहे हैं बीजेपी और क्या क्या चाल चलेगी, किस हद तक गिरेगी। बीके न्यूज भोजपुरी लिख रहे हैं 13 महीने में इन्हें यह समझ आया कि ये किसानों को समझा नहीं पाई, ये सबको बेवकूफ समझते हैं, इनका लिखना है। करण सिंह लिख रहे हैं कि राजीव जी मैं आपका आभार जताता हूं कि आपकी खबर अच्छी है और अब किसानों सब काम होगा, आप देख लेना। बिल्कुल ये उम्मीद रखिए करण सिंह जी की हाँ किसानों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, बिल्कुल लाएगी। सृजल जैन आई लाइक डीबी लाइव लिख रहे हैं। अम्मू सिद्दीकी लिख रहे हैं मुझे आपकी न्यूज बहुत पसंद है, उसका रीजन ये है कि आप बायस नहीं हो। बिल्कुल बायस नहीं है हम। और अब्दुल मन्नान अंसारी भी हमारे साथ में हैं। इकबाल जी भी हमारे साथ में हैं। फिर शिवराज स्वामी भी हमारे साथ में आई लाइक डीबी। हारून अब्बास लिख रहे हैं, हारून अब्बास लिख रहे हैं बीजेपी के पास चंदा का प्रसाद बहुत है, इसलिए देश में गोदी मीडिया बहुतेरे हैं। और एचडी मॉडल लिख रहे हैं ओपिनियन पोल 5 स्टेट 2022, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके अलावा देवेंद्र चटर्जी मजबूरी मोदी जी कह रहे हैं। और अब तमाम साथियों अब मुझे दीजिए इजाजत। और नाजिम मलिक अखिलेश यादव लिख रहे हैं साहित्यकार वीएस गुम्बर लिख रहे हैं 5 का पंच लगेगा भाजपा को। फिर डीटी न्यूज भी हैं, गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। गल्फ वैकेंसी ऑल कंट्री, क्योंकि सर बहुत बेरोजगार लड़के सुसाइड कर रहे हैं। मैं विनय दुबई से विनय जी देख रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि बहुत लोग जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई है देश में, सब आप सब जानते हैं। अहमदनगर से देख रहा हूं, कामिल शेख अहमदनगर से देखते हैं, अहमदनगर से बिल्कुल। देखिए सब यही तो खूबसूरती है कि सब कौन कहां से है, सब अलग अलग जगहों से है और एक मंच पे एक साथ जब आते हैं, एक साथ दोस्ती भी होती है सबकी एक दूसरे से, सब एक दूसरे को जानते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अमू सिद्दीकी लिख रहे हैं कि राजीव भाई आपकी मुहिम से ही सच सामने आता है, किसानों की लड़ाई में आपका बहुत योगदान है। अमू सिद्दीकी जी बिल्कुल योगदान तो न कहूं लेकिन हाँ हमारा पूरा साथ है किसानों की इस लड़ाई में और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम किसानों की हर बात आप लोगों तक पहुंचाऊं, देश दुनिया तक हम लोग पहुंचाएं। और फिर महिबुल्लाह लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया अभी तक किसानों को आतंकवादी देशद्रोही बताता आता रहा है। बिल्कुल सही बात है। प्रगति कुमारी कांग्रेस लिख रही है, प्रगति कुमारी। फिर नाजिम मलिक भी हैं, बेरोजगार हैं सब स्टूडेंट। रविंद्र कुमार किसान ही भाजपा का दिमाग सही जगह पर लाएंगे लिख रहे हैं। करण सिंह भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपकी रक्षा करें, बहुत धन्यवाद आपको। एचडी मॉडल भी हैं, ओपिनियन पोल 5 स्टेट लिख रहे हैं। और लदुमोर परेश लिख रहे हैं ऑल 5 स्टेट बीजेपी इन 2020 लिख रहे हैं। योगेश खोबरा गड़े लिख रहे हैं कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और दोस्तों अब आप सबसे
विदा चाहूंगा। नजीम मलिक भी हैं, डीटी न्यूज भी हैं, सैफुद्दीन अंसारी भी हैं। आप बहुत अच्छे हो, लिख रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं सैफुद्दीन अंसारी जी, सफीउल्लाह अंसारी जी, और आसिफ हुसैन भी हैं, और राजबदन यादव जी भी हैं। नाजिम मलिक वेरी गुड लिख रहे हैं। हारून अब्बास पोलिंग से पहले 4M से सावधान, मधु, मांस, मछली, मुद्रा ये लेकर अपना मत बेचना, बिल्कुल कह रहे हैं। और कामिल शेख, तो दोस्तों अब आपसे भी विदा चाहूंगा, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ और खबरों के साथ, कुछ और साथियों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्तों का इंतजार रहेगा कि आप लोग जैसे आज जुड़े वैसे कल भी जुड़िए, और आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। तो अब बोलता हूं नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि और शब बखैर।